जब धर्मेंद्र 19 साल के थे तब घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी। इनके 4 बच्चे हुए, लेकिन शादीशुदा धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली और शादी कर ली, लेकिन आज तक हेमा मालिनी अपनी सौतन प्रकाश कौर से नहीं मिली है। स्वागत है आपका एवन एंटरटेनमेंट में। मेरा नाम है मेघा। आज आपको धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर यूं तो कहने को धर्मेंद्र की बीवियां हैं और दोनों एक दूसरे की सौतन भी हैं, लेकिन 44 साल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई है। पहली शादी धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से हुई थी और इनके 4 बच्चे भी हुए। बावजूद इसके धर्मेंद्र का दिल आ गया था हेमा मालिनी पर। कहा जाता है धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी करी थी, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बीवी के होते हुए उससे बिना तलाक लिया अब दूसरी शादी नहीं कर सकते। धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जो लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं। हेमा से दूसरी शादी करने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पति को तलाक नहीं दिया। आज धर्मेंद्र और हेमा की शादी को 44 साल हो चुके हैं और आज तक हेमा मालिनी ने अपनी सौतन को नहीं देखा है, ना ही हेमा ने धर्मेंद्र के घर में कभी पैर रखा। दोनों के बीच एक अनकही तकरार है जो बिन बोले कई साल से चली आ रही है। हेमा मालिनी ने एक बार खुलासा किया था, वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो बस उससे खुश थी जो भी धर्मेंद्र ने उनसे शादी करने के बाद उन्हें दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो धर्मजी की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो उनका बहुत सम्मान करती हैं। हेमा मालिनी अपने जमाने की बहुत बड़ी कलाकार मानी जाती थी और आज भी वो उतनी ही बड़ी कलाकार हैं। दमदार एक्टिंग के साथ साथ वो क्लासिकल डांस में भी माहिर हैं। आज भी उन्हें फैंस प्यार से ड्रीम गर्ल बुलाते हैं, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। हेमा ने जब धर्मेंद्र से शादी करी थी तब वो मुश्किल दौर से गुजरी थी। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे भी थे। हेमा कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गई और ना ही उनकी पहली बीवी से मिली। वो मुंबई में रहती थी। उनके साथ उनकी बेटियां ईशा और आहना भी वहीं रहती थी। पत्रकार, फिल्म निर्माता राम कमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी लिखी, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इसमें कई बातें हेमा के बारे में की गई हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के घर न जाने की वजह का खुलासा भी इस किताब में करा। इसमें हेमा ने बताया, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो भी कुछ किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई, जैसा कि कोई भी पिता करता है, और मुझे लगता है मैं इससे काफी खुश हूँ। आज मैं एक कामकाजी महिला हूँ और मैं अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति को समर्पित कर दिया है। एक्ट्रेस ने एक बार कहा था कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी का कितना सम्मान करती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी बेटियां भी धर्मजी के परिवार का सम्मान करती हैं। आपको बताएं, धर्मेंद्र के प्रकाश कौर के साथ 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजिता। धर्मेंद्र के हेमा से भी 2 बच्चे हैं, ईशा और अहाना। ऐसा कहा जाता है प्रकाश कौर और हेमा कभी सार्वजनिक रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन हेमा ने एक बार खुलासा किया था कि धर्मेंद्र से शादी से पहले उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो अपनी सौतन से कभी नहीं मिली। हेमा की बेटी ईशा भी अपनी सौतेली माँ से मिल चुकी हैं। वो अपने पापा के घर भी गई थी, जहाँ पर वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहते थे। जब अभय देओल के पिता अजीत की तबीयत खराब हो गई थी, तब प्रकाश ने ईशा को आशीर्वाद भी दिया था। उधर धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ रह रहे थे। इधर धीरे धीरे ईशा और आहना भी बड़ी हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने शुरुआत में अपनी बेटी ईशा देओल और आहना देओल
के डांस सीखने का विरोध किया था। इस पर हेमा ने अपने पति का विरोध करना शुरू कर दिया। हेमा मालिनी ने एक मैगजीन से बात करते हुए कहा था, शुरुआत में वो धर्मेंद्र के रूढ़िवादी स्वभाव से हैरान थी। उन्होंने खुलासा करा कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों को टाइट फिटिंग जीन्स के साथ शॉर्ट टॉप पहनने से रोकते थे, लेकिन हेमा कभी इससे सहमत नहीं थी। हेमा ने कहा, धर्मेंद्र ने ईशा देओल और अहाना देओल के डांस सीखने पर भी आपत्ति जताई थी। उन्हें चिंता थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में चली जाएंगी, लेकिन हेमा को धर्मेंद्र का ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो इसके विरोध में उतर आईं। उन्होंने कहा कि बेटियां अपने विचार और अपनी इच्छा से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। ईशा देओल और अहाना ने अपनी माँ की तरह ही भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ली है और वो अक्सर अपनी माँ हेमा के साथ स्टेज शो में परफॉर्म भी करती हैं। हेमा मालिनी ने अपनी सास के साथ कैसा रिश्ता है इस बारे में भी बताया है। एक बार एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनकी धर्मेंद्र की माँ और अपनी सास से पहली मुलाकात कैसी थी। हेमा किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूर रहती हैं। हेमा की बायोग्राफी में इस बात का खुलासा किया गया है। जब वो अपनी साथ सतवंत कौर से पहली बार मिली थी, उन्होंने बताया था कि उनकी सास जब पहली बार उनसे मिलने आई तो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थी। उनकी सास बिना किसी को बताए हुए परिवार में हेमा से मिलने पहुंच गई थी। अपनी बायोग्राफी में हेमा ने बताया, धर्म जी की माँ सतवंत कौर भी उतनी ही दयालु हैं। मुझे याद है जब ईशा पैदा होने वाली थी तब एक बार वो जुहू में एक डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे खुशी है कि वो मुझसे खुश थी। हेमा ने आगे बताया कि सास सतवंत कौर की बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे खुश हैं और ये सब देखकर मैं भी काफ़ी खुश थी कि उनकी माँ ने मुझे अपना लिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो धर्मेंद्र का पहला परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है, लेकिन उनके बच्चे बॉबी देओल और सनी देओल फिल्मों में सक्रिय हैं। जहाँ तक बात करें धर्मेंद्र की पहली पत्नी से हुई बच्चियों की, तो वो दोनों भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन कभी कभार उनकी फोटोज सोशल मीडिया पे नजर आ ही जाती हैं। सनी और बॉबी भी अपनी सौतेली बहन ईशा और अहाना से कई बार मिले हैं। उनकी भी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ काफी अच्छी है। भले ही सब एक साथ परिवार में नहीं रहते, लेकिन सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए एवन एंटरटेनमेंट में इतना ही, और आपको हेमा और धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म सबसे बढ़िया लगी वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज बात उन बॉलीवुड सितारों की जो अपने घर में ही गायब हो गए। सालों से परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब वो भी थक गए हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप तो हैरान हो जाएंगे। किसी समय पर ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़े होते थे। स्वागत करते हैं आपका इवन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मेघा। बॉलीवुड की दुनिया बहुत चकाचौंध वाली होती है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत शोहरत पाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गायब हो जाते हैं, जिनका नामो निशान भी नहीं दिखता। कुछ गुमनामी में चले जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे सितारे भी रहे जिन्होंने लोगों के दिल पर राज किया और हिट फिल्में दी। लेकिन उनके निजी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तबाह हो गया और वो चले गए। ये सितारे खुद ही कहीं गायब हो गए। इस ग्लैमर वर्ल्ड में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो किसी की भी समझ से परे है। कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता और फिर गायब हो गए। कुछ तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी गायब हैं, उनके परिवार को ही नहीं पता। शुरुआत करेंगे जैस्मिन धुन्ना से। शायद इनके नाम से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन 80-90 के दशक में जब हॉरर फिल्में आती थीं तो सबसे डरावनी फिल्म में वीराना का नाम ज़रूर था और आज भी इसे सबसे डरावना कहा जाता है। और इसी फिल्म में लीड रोल निभाया था जैस्मिन धुन्ना ने। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपको इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी खूबसूरत थी।
इस फिल्म से जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई, लेकिन ये फिल्म मिसिंग स्टार भी हो गई। ये फिल्म करने के बाद इन्हें कई ऑफर मिले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से ग्लैमर की इस दुनिया से गायब हो गई। वीराना से बुलंदियों पर पहुंचने के बाद जैस्मिन दोबारा किसी फिल्म में उस तरह से नहीं आई। जैस्मिन को पर्दे पर देखने के बाद आम लोग ही नहीं बल्कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी उनकी खूबसूरती पर मर मिट गया। वो किसी भी कीमत पर उन्हें अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो बार बार उन्हें बुलाने लगा। इस बात से जैस्मिन काफ़ी डर गई और उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्ट्रेस ने परेशान होकर भारत ही छोड़ दिया और वो कहीं चली गई। आज भी ये किसी को नहीं पता है कि जैस्मिन कहाँ है, किन हालातों में है, यानी वो गुमशुदा हो गई। अब जिसकी बात हम करने वाले हैं उनको आपने 70s के और 80s के दशक में हर दूसरी तीसरी फिल्म में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं राज किरण की। साल 1975 में कागज की नाव आई और इसी से इंडस्ट्री में आए राज किरण। 1980 में उनकी 8 फिल्में एक साथ रिलीज हुई जिसमें ज़्यादातर हिट रहीं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अपने आप में ही पूरी थ्रिलर से भरी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब राज किरण की फिल्मों में काफ़ी डिमांड हो गई थी। वो भी वक्त आया जब एक्टर को काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उन्हें काम मिलता ही नहीं था। ऐसी भी खबरें आईं कि उनके परिवार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। एक तरफ इंडस्ट्री से बेइज्जती, फिर परिवार से धोखा। राज किरण ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और मानसिक अवसाद में चले गए। इंडस्ट्री से अचानक गायब हुए राज किरण के बारे में कभी अटलांटा के पागल खाने में होने की खबर आती तो कभी अमेरिका में टैक्सी चलाने की खबरें, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो असल में आज जिंदा भी हैं या नहीं। ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसे उनके कुछ करीबी दोस्त ने उन्हें कोशिश भी करी ढूंढने की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। विशाल ठक्कर। गुमनाम सितारों में विशाल ठक्कर भी आते हैं। जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी उनको विशाल ठक्कर ज़रूर याद होंगे, क्योंकि इसी से ही वो पॉपुलर हुए थे। वैसे 2001 में वो पहली बार फिल्म चांदनी बार में दिखे थे। विशाल के करियर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन विशाल गायब हो गए। 31 दिसंबर 2015 की बात है। उस रात विशाल एक मूवी स्क्रीनिंग में गए थे, जहां वो अपनी माँ को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उनके साथ नहीं जा सकी, वजह चाहे जो भी रही हो। जिसके बाद विशाल ने अपनी माँ से 500 रुपए लिए और वो स्क्रीनिंग के लिए चले गए। रात के 1 बजे विशाल ने अपने पिता को मैसेज किया वो एक पार्टी में जा रहे हैं और कल लौटेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर नए साल की शुभकामनाएं भी दी, जिसकी अगली सुबह विशाल का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और आज तक वो फ़ोन स्विच ऑफ ही है और विशाल हमेशा के लिए गायब हो गए। ना ही उनके परिवार को पता लगा वो कहाँ हैं, ना ही उनके फैंस को, ना ही उनके दोस्तों को। मालिनी शर्मा। वैसे आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने बिपाशा बसु की राज फिल्म देखी है उन्हें मालिनी शर्मा ज़रूर पता होगी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में खतरनाक एक्टिंग करी थी। वो इसमें भूत बनी थी और उनकी काफ़ी तारीफ हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी। राज मालिनी शर्मा की पहली फिल्म थी, लेकिन उसी फिल्म के बाद मालिनी अचानक गायब हो गई। 2002 में राज फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने भूत बनकर सबको डराया। ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। ऐसा नहीं था इसके बाद उन्हें फिल्म के ऑफर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने राज के बाद कोई फिल्म करी ही नहीं और कारण आज भी नहीं किसी को पता। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि मालिनी शर्मा ने एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी थी। फिल्म राज करने से पहले वो कई म्यूजिक वीडियो में भी दिखी। उनकी शादी मॉडल और एक्टर प्रियांशु चैटर्जी से साल 1997 में हुई, लेकिन 2001 में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद वो टूट गई और इसी के बाद उनकी फिल्म आई राज, जो काफ़ी हिट रही। लेकिन इसके बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गई, ये आज भी किसी को नहीं पता है। और ढूंढने की भी काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मालिनी शर्मा तक कोई नहीं पहुंच पाया।
लगभग 20 सालों से आज भी मालिनी गुमनाम है। अब ये वो अपने मन से गुमनामी की ज़िंदगी चाहती हैं या वो असल में ही कहीं मिस हो गई हैं, हम नहीं कह सकते। वेल, आपको ये स्टोरी और इस स्टोरी में बताए गए लोगों के नाम जानकर क्या हैरानी हुई? आप क्या समझते हैं इस बारे में कि ये लोग सच में गायब हुए हैं या गायब करवाए गए हैं? किसी बीमारी की वजह से या फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये इंडस्ट्री से गायब हो गए? इनकी तो कोई खबर भी नहीं आती। और आप भी ऐसे ही किसी स्टार के बारे में जानते हैं जो एक वक्त पे चमकता था लेकिन अब उसकी चमक हमेशा के लिए खो गई? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आज का किस्सा हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे और कुछ लोगों को ये थोड़ा अलग लगे, क्योंकि आज बात हो रही है मैडम मिसेस चोपड़ा जोनस की। जी हाँ, आज बात करने वाले हम प्रियंका चोपड़ा की। जिस टाइम की ये बात है उस टाइम पर तो वो चोपड़ा ही थी और आज वो जोनस है। देख रहे हैं आप मुझे एवन एंटरटेनमेंट में। मेरा नाम है मेघा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रियंका चोपड़ा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में खूब नाम और शोहरत कमाई। हर कोई उनके बोल्ड अंदाज, उनकी अदाकारी और उनके वोकल का जबरदस्त दीवाना है। प्रियंका चोपड़ा एक बिजनेस वुमन भी है और वो एक ग्लोबल आइकन के तौर पे देखी जाती हैं। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब प्रियंका ने अपने नाम करा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में प्रियंका ने काफी मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने मेहनत करी और फिर वो बन गई सुपरस्टार। एक बार प्रियंका ने आपकी अदालत शो में एक हादसे के बारे में बताया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि एक डायरेक्टर ने उनके साथ ऐसी हरकत करी थी कि वो उसका गला दबाना चाहती थी। दरअसल टीवी शो आपकी अदालत के होस्ट रजत शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा कि इंडस्ट्री में काम करते हुए कभी कोई ऐसा डायरेक्टर मिला है जिसके बाद आप उसका गला दबाने की सोचे? तो इस सवाल पर प्रियंका कहती हैं, हाँ, एक लड़की होने की वजह से ये काफी बुरा है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। मैं इन सभी चीजों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है और काफी लोगों के साथ होता है, खास तौर पे जब आप किसी फिल्मी बैकग्राउंड से ना हो और ना ही कोई आपका गॉडफादर हो। जब लोग अकेली लड़की देखते हैं तो सोचते हैं कुछ भी कर लो। ऐसा वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन माता पिता ने मुझे काफी अच्छे उसूल और संस्कार के साथ बड़ा किया है। इसके बाद रजत शर्मा यही नहीं रुकते, वो प्रियंका से एक और सवाल पूछते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी घटिया हरकत की वजह से कोई फिल्म छोड़नी पड़ी हो? इस पर प्रियंका कहती है, हाँ, मैंने ऐसा किया है, फिल्म भी छोड़ी है और उन डायरेक्टर के साथ कभी काम ना करने की कसम भी खाई है और नहीं किया है। मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ और इसलिए मैं फिल्म सेट से ही वॉकआउट कर गई। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे जरूरी है, इससे बड़ा कुछ नहीं। एक फिल्म में काम करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी से बिना मतलब के एक्सपोज करने को कह दिया था, जिसके बाद गुस्से में मैंने उस फिल्म को ही छोड़ दिया और बाद में प्रियंका ने उस फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया। और दिलचस्प बात तो ये है कि डायरेक्टर को पता ही नहीं चला कि प्रियंका ने वो फिल्म आखिर छोड़ी क्यों है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हर ऐसा फील्ड है जिसमें महिलाओं को अपने आप को साबित करने के लिए पुरुषों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। कई बार तो वो इस संघर्ष में कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन कई बार वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। और ये भी बात सच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुष भी सहयोग करते हैं। मैंने प्यार किया कि ब्लॉकबस्टर होते ही सलमान खान ने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। किस बात पर हो गए थे गुस्सा, आज इसी बारे में बात करेंगे। सलमान के फैन तो उनकी हर खबर को जानना चाहते हैं और आज हम उन्हीं के लिए लेकर आए हैं एक चटपटे गॉसिप। आप देख रहे हैं एवन एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है मेघा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का कंट्रोवर्सी से गहरा नाता रहा है। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से करी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री की रोमांटिक जोड़ी ने दोस्ती की परिभाषा ही बदल के रख दी। हालांकि अपनी पहली ही फिल्म के दौरान सलमान खान फेमस डायरेक्टर सुभाष घई से भिड़ पड़े थे। इतना ही नहीं, फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान तो सलमान ने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में किया। मैंने प्यार किया का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया। सूरज और सुभाष घई बहुत अच्छे दोस्त थे।
एक दिन मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान जब सुभाष घई सेट पर पहुंचे तो वो न्यू कमर सलमान को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने सूरज से कहा कि ये छोटा सा दुबला पतला लड़का हीरो कैसे बन सकता है। जब सुभाष की ये बात सलमान ने सुनी तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया, उन्हें बुरा लगा। हालांकि उस समय वो इंडस्ट्री में नहीं थे और उन्होंने सुभाष घई को कुछ नहीं कहा। जब साल 1989 में मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई और उसके बाद वो ब्लॉकबस्टर हो गई तो सलमान खान को खूब फेम मिला। मैंने प्यार किया की रिलीज़ के बाद सुभाष घई के घर में एक पार्टी रखी गई थी और इसी पार्टी में सलमान भी पहुंचे थे। पार्टी के दौरान अचानक ही सुभाष और सलमान खान के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान सलमान खान ने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया। ऐश्वर्या राय द्वारा हिंसा का आरोप लगाने के बाद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो किसी को हर्ट नहीं करते, वो हमेशा खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ ज़रूर मारा था। सलमान ने आगे बताया कि सुभाष ने उन्हें चम्मच से मारा और उनके चेहरे पर प्लेट तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, सुभाष ने सलमान का गला तक पकड़ लिया था, जिसके बाद गुस्से में सलमान ने सुभाष को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि सलमान ने ये भी बताया कि उन्होंने अगले ही दिन सुभाष घई से माफ़ी मांग ली थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता ही रहता है, कभी कोई किसी से झगड़ पड़ता है, कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। उन सितारों की बात करते हैं जिनकी किस्मत बायोपिक फिल्म में काम करके चमकी है। आज के दर्शक वास्तविक कहानियों को देखना पसंद करते हैं। बायोपिक्स और असल घटना पर आधारित फिल्म दर्शकों को वास्तविक जीवन से जुड़े किस्से और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने का मौका देती हैं। ऐसी ही फिल्मों की बात करेंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहें। मेरा नाम है मेघा, स्वागत आप सभी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये एक बायोपिक फिल्म है जो महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में उनकी जीवनी, क्रिकेट के मैदान में उनका संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी दिखाई गई है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभाई। उनका अभिनय काफी प्रशंसापूर्ण रहा। फिल्म में उनके साथ दिशा पटानी, कियारा आडवाणी, भूमिका चावला और अनुपम खेर जैसे कलाकार भी हैं। क्रिकेट प्रेमियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुई और उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के बारे में जानने को भी मिला। दंगल, आमिर खान ने इस फिल्म में महावीर सिंह फोगट का किरदार निभाया था, जो हरियाणा के एक पहलवान और कुश्ती कोच थे। फिल्म में महावीर सिंह फोगाट अपनी बेटी गीता और बबीता को कुश्ती का प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें एक अच्छा पहलवान बनाने में मदद करते हैं। इस भूमिका के लिए आमिर ने खूब मेहनत भी करी। उन्होंने अपना वजन 98 किलो तक बढ़ा लिया था और कुश्ती का प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने महावीर सिंह फोगाट की हरियाणवी बोली और उनके हाव भाव को भी अपनाया और ये फिल्म काफी पसंद भी की गई। इस फिल्म के लिए आमिर खान को कई पुरस्कार मिले, जैसे फिल्म फेयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और स्टार स्क्रीन पुरस्कार। सैम बहादुर में विकी कौशल ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया। फिल्म में सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करते हैं और भारत को जीत मिलती है। विकी कौशल ने इस भूमिका के लिए बहुत मेहनत करी। उन्होंने मानेकशॉ की चाल ढाल और बोलचाल को भी अपना लिया। मानेकशॉ के व्यक्तित्व को समझने की भी कोशिश करी। सैम बहादुर के अलावा विकी ने एक और बायोपिक में काम किया। ये फिल्म थी सरदार उधम। इसमें उन्होंने सरदार उधम सिंह की शानदार भूमिका निभाई। संजू भी एक बायोपिक फिल्म है जो बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में रणबीर ने संजय दत्त का किरदार निभाया और उनके जीवन के कई पहलुओं को दर्शाया, जिसमें उनका फिल्मी करियर, संघर्ष, सफलता, वाद विवाद सब कुछ शामिल थे। रणबीर कपूर ने अपने अभिनय से संजय दत्त की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। फिल्म ने दर्शकों को संजय दत्त के जीवन के अंदर के रहस्यों को जानने का मौका दिया। उनके संघर्ष और उसके बाद उनकी सफलता, उनकी लोकप्रियता और प्रशंसा भी रही। सुपर 30 फिल्म बिहार के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम देने वाले शिक्षक आनंद कुमार की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण विकास बहल ने किया। फिल्म में आनंद कुमार के जीवन के संघर्ष और सफलता को दिखाया है। उन्होंने भारत के गणित गुरु बनाने की प्रेरणा दी।
फिल्म में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से अपनाया। तानाजी द अनसंग वॉरियर। इस फिल्म में अजय देवगन ने तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया था। फिल्म महाराष्ट्र के वीर योद्धा तानाजी मालुसरे की कहानी पर आधारित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे। तानाजी ने किले कोंडाना की लड़ाई में मराठों की जीत के लिए बड़ा संघर्ष किया था। अजय देवगन के अभिनय ने इस ऐतिहासिक किरदार को जीवंत किया और दर्शकों को खूब पसंद भी आया। इस बायोपिक के अलावा अजय देवगन ने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह के किरदार में भी काम करा। मैं अटल हूँ। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया। फिल्म में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें उनके राजनीति जीवन, साहित्यिक योगदान और व्यक्तिगत जीवन भी शामिल है। पंकज त्रिपाठी की भूमिका को दर्शक और आलोचक दोनों ने ही पसंद किया। फिल्म का निर्देशन रवि जाधव ने किया। शेरशाह। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वीर चक्र प्राप्त शहीद विक्रम बत्रा का किरदार निभाया। विक्रम बत्रा भारतीय सेना के जवान थे, जिन्होंने करगिल युद्ध में अपनी बहादुरी और जान की बाजी लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने उनकी जीवनी को बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से दिखाया, जिसके लिए उन्हें तारीफ भी मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई टेलीविज़न शो बने और उसे हमारे यहाँ पर प्यार न मिले। आज आपको उन्हीं टेलीविज़न शोज़ में काम करने वाले उन बदतमीज़ बेटों के बारे में बताएंगे, जो कोई भी अपने परिवार में असल ज़िंदगी में नहीं चाहेगा। भाई आप देख रहे हैं मेरे साथ A1 एंटरटेनमेंट और मैं हूँ मेघा। टीवी शोज़ में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग से दर्शकों को खुश करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में भले ही स्मार्ट हो, सुंदर हो, लेकिन सीरियल में उनके किरदार को देखकर आपका खून खौल उठेगा, मन करेगा आप अभी टीवी में घुसें और उनका गला दबा दें। ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने एक बुरे संस्कार वाले बेटे का किरदार निभाया है। आज आपको कुछ ऐसे ही नाम बताएंगे जो सीरियल में बदतमीज, बिगड़ैल, घमंडी और धूर्त, चालाक, कपटी बेटे का रोल कर रहे हैं। वही पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा में वनराज का बेटा तोशु उर्फ आशीष मेहरोत्रा बहुत ही बदतमीज किरदार है। आशीष मेहरोत्रा ने कुछ ही महीने पहले शो को छोड़ दिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सीरियल में एक्टिंग करी, उसे देखकर हर किसी का खून खौलता था और सब यही सोचते थे कि अनुपमा इतना गंदा बेटा डिजर्व ही नहीं करती। आगे बढ़ते हैं और टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी की बात करते हैं। इसमें ऋषि ओबरॉय नाम का एक किरदार है, जिसे रोहित सुशांति निभा रहे हैं। ये भी एक नालायक बेटा है, जिसे सीरियल के तौर पे तो सब पसंद करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई भी ऐसा गंदा बेटा नहीं चाहेगा। बात कर लेते हैं कई सदियों से चले आ रहे टीवी शो कुमकुम भाग्य की। इस सीरियल में शौर्य लूथरा अपने पिता से बात तक नहीं करता, वो भी बदतमीज बेटा है। स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। उसमें शुभम गोयनका भी अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करता, हर समय उनकी बेइज्जती कर देता है। अनुपमा शो में जब तोशु का किरदार निभाने वाले आशीष मेहरोत्रा ने शो छोड़ा था, उसके बाद इसमें एंट्री हुई थी गौरव शर्मा की। गौरव ने भी तोशु का ही किरदार निभाया, जो कि नालायक बेटा था। भाई तोशु ने तो कभी सुधरना ही नहीं है। एक लीप लेने के बाद गौरव भी इस सीरियल से गायब हो गए। गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल में विनायक भी एक बदतमीज बेटा है, जो अपने बड़ों से और माँ बाप से बड़े ही घटिया तरीके से बात करता है। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के पहले सीजन के संजीव बजाज काफी बदतमीज बेटे थे। वो अपने परिवार से भी ठीक से बात नहीं करते थे। भाग्य लक्ष्मी सीरियल की बात करें तो आदित्य सक्सेना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो भी बहुत ही घमंडी, बिगड़ैल, गुस्सैल, नीच, नालायक किस्म का बेटा है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग असल जिंदगी में भी ऐसे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये किरदार कुछ इस तरीके से, इस सच्चाई से इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं कि वो सच लगने लगते हैं। और फिर हर कोई उस किरदार से खुद को रिलेट करने लगता है और चाहता है अगर अच्छा किरदार है तो ये उसके घर में हो और बुरा हो तो भाई इससे कोसों दूर रहे।
आपको इनमें से कौन सा बेटा सबसे ज्यादा बदतमीज नालायक लगा, हमें जरूर बताना। अपनी कदकाठी की वजह से मिली पहली फिल्म, लेकिन उसी फिल्म में कर दिया करियर चौपट। फिर महाभारत ने डाली करियर में जान। मिला अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका और डूबा करियर। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस चटपटे गॉसिप के पिटारे में A1 एंटरटेनमेंट पर। 6 फुट 2 इंच का लंबा चौड़ा एक्टर जिसे ब्लॉकबस्टर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने का चांस मिला। इस फिल्म में एक्टर को अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने का मौका मिला, पर हो गई एक छोटी गलती। शायद समय ठीक नहीं था और फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उस एक्टर का करियर चौपट हो गया। 6 साल तक इस फिल्म के बाद वो खाली बैठा रहा, लेकिन फिर B.R. चोपड़ा उसकी जिंदगी में भगवान बनकर आए। वो जाना माना विलन और कोई नहीं बल्कि पुनीत इस्सर है। अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली से पुनीत ने अपना करियर शुरू करा। फिर भी उन्हें इस फिल्म के बाद सालों तक काम नहीं मिला और हद तो तब हुई जब उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई। पुनीत एक एक्टर होने के साथ साथ लेखक, निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने मनमोहन देसाई जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम भी किया, लेकिन कुली फिल्म में एक सीन में उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऐसा पंच मारा पेट पर कि अमिताभ तो हॉस्पिटल पहुंचे और उनका करियर हमेशा के लिए चौपट हो गया। इस फिल्म के दौरान जहां लोग अमिताभ की जल्दी ठीक होने की बात कर रहे थे, पूजा प्रार्थनाएं कर रहे थे, वहीं पुनीत को लोग बददुआएं दे रहे थे, उनके बारे में अपशब्द भद्दी बातें कह रहे थे। फिल्म में पुनीत ने एक विलन का किरदार निभाया था। जो सीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी सीन में पुनीत ने गलती से अमिताभ को घूंसा लगा दिया था, जो गलत जगह पर जा लगा, जिसकी वजह से अमिताभ को काफी चोट आई। इस हादसे के 6 साल तक पुनीत को इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला। फिर बाद में B.R. चोपड़ा जब अपनी महाभारत बना रहे थे, तो दुर्योधन के किरदार के लिए उन्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। वो सीधे पहुंच गए पुनीत के पास और पुनीत बन गए दुर्योधन। उन्होंने वो किरदार ऐसा निभाया कि लोग सच में दुर्योधन को ऐसा ही समझने लगे थे। उन्होंने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी और आज भी लोग उन्हें 2 ही बातों से जानते हैं। एक तो उनके निभाए इस किरदार दुर्योधन की वजह से, और दूसरा जो घूसा अमिताभ बच्चन को लगा था उसकी वजह से। दुर्योधन के किरदार में उन्होंने अपना हुनर पूरा दिखाया। कपिल शर्मा के शो में जब वो पहुंचे तब उन्होंने बताया था कि इस नेगेटिव रोल की वजह से उन्हें सच का दुर्योधन समझने लगे थे लोग। पुनीत की कदकाठी ही कुछ ऐसी है कि विलन के रोल उन्हें आसानी से अपनी बॉडी की वजह से मिल जाते थे। बाद में उन्होंने इन्हीं नेगेटिव किरदारों से अपनी पहचान बनाई, लेकिन आज भी उनके मन में एक खलिश है, एक खालीपन सा है। अगर डेब्यू फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के साथ उनका वो हादसा ना हुआ होता तो शायद आज उनका करियर किसी और दिशा में भी हो सकता था। वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वैसे तो कहते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले से ही हमारी तकदीर में लिखा हुआ होता है। तो क्या पुनीत का दुर्योधन बनना और अमिताभ को वो चोट लगनी पहले से ही लिखा था? आप अपने राय हमें शेयर कर सकते हैं। सलमान की बहन अर्पिता के साथ आयुष शर्मा की शादी की बात सुनकर उनके पिता घबरा गए थे और कह दी थी इतनी बड़ी बात। आप देख रहे हैं A1 एंटरटेनमेंट। आयुष शर्मा एक एक्टर हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, पर अभी भी उनकी पहचान सलमान खान के बहनोई के रूप में है। आयुष ने सलमान की छोटी बहन अर्पिता खान से शादी करी है और वो 2 बच्चों के पिता भी हैं। पर जब एक्टर ने अर्पिता से शादी का फैसला किया था तब उनके पापा टेंशन में आ गए थे। आयुष के पास उस समय कोई काम नहीं था और वो सिर्फ 24 साल के थे। जब आयुष ने पिता के सामने अर्पिता से शादी की बात छेड़ी तो उन्होंने कई सवाल दाग दिए। यही नहीं, शादी के बाद उन्होंने आयुष को पैसे देने से भी मना कर दिया। आयुष शर्मा अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा पर्सनल लाइफ और ख़ास तौर पे अर्पिता के साथ शादी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो सलमान की बहन से शादी करना चाहते हैं तो घर वाले घबरा गए। आयुष ने बताया, पापा इसलिए परेशान थे क्योंकि तब तक उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। वो कुछ कमाते नहीं थे, एक तरह से बेरोज़गार थे और ऐसे में वो शादी की बात कर रहे थे, वो भी एक अमीर परिवार की लड़की से। आयुष ने कहा,
पापा ने मुझसे पूछा, तुम काम तो करते नहीं, कमाते भी नहीं हो, फिर तुम एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करना चाहते हो, उसका खर्च कैसे उठाओगे? आयुष ने इसके बाद पापा से गुजारे के लिए पैसे भी मांगे, पर उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। आयुष ने बताया कि उनके पापा को खान परिवार से रिश्ता जोड़ने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आयुष की माँ ये सोचकर परेशान थी कि आखिर अलग अलग बैकग्राउंड से दोनों परिवारों के बीच तालमेल और रिश्ता कैसे बनेगा। लेकिन जब आयुष के घर वाले सलमान की फैमिली से मिले तो उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। आयुष के पिता ने अर्पिता को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके मम्मी पापा खान परिवार के संस्कार और वैल्यूज को देखकर प्रभावित हो गए। जब उनके पापा ने अर्पिता से पूछा कि क्या वो बांद्रा छोड़कर आयुष और उनके परिवार के साथ मंडी शिफ्ट होने में कंफर्टेबल हैं, तो सलमान बीच में ही बोल पड़े। इससे पहले अर्पिता जवाब देती, सलमान ने आयुष के परिवार को विश्वास दिलाया और कहा कि आयुष जहां जाएगा अर्पिता साथ जाएगी। तब आयुष के मम्मी पापा के मन में अमीर खान परिवार को लेकर जो भी शंकाएं परेशानी थी वो सब दूर हो गई। वैसे सलमान खान की बहन से शादी करने का फैसला जब आयुष ने लिया होगा, आप उस स्क्रीन प्ले को अपने दिमाग में सोच कर देखें कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। एक तो वो सलमान की बहन, ऊपर से इतना अमीर परिवार। वैसे आयुष भी कोई ऐसे ही निठल्लों के परिवार से नहीं है, उनका भी अपना एक दबदबा है। जिस फिल्म ने धर्मेंद्र को स्टार बनाया, उसके बाद ही दो जिगरी दोस्तों की यारी खत्म हो गई। आप देख रहे हैं A1 एंटरटेनमेंट और आज आपके लिए गॉसिप के पिटारे से हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं जो कि है धर्मेंद्र की। तो स्वागत करती हूँ सभी का। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया, पर साल 1973 में ये सुपर हिट जोड़ी एक ऐसी फिल्म सिनेमा घर में लेकर आई थी जिसकी सफलता के बाद से दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उनकी दोस्ती अचानक से खत्म हो गई। 1973 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म जुगनू रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने धमाल मचाया। 70 के दशक में आई इस कपल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दो जिगरी दोस्तों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम भी नहीं किया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का चार्म कुछ ऐसा था, वो जिस भी फिल्म में दिखते लोगों को अपना मुरीद बना लेते। एक ऐसा समय भी था जब दोनों की जोड़ी की तूती बोलती थी। दोनों का स्टारडम कुछ अलग ही था, लेकिन जब ये जुगनू फिल्म आई, उसकी सफलता ने सब कुछ बदल दिया। धर्मेंद्र ने अपने करियर में तकरीबन हर एक्ट्रेस के साथ काम किया। अकेले हेमा मालिनी की बात करें तो 35 से ज़्यादा फिल्में हेमा के साथ धर्मेंद्र ने करी, जिसमें से 20 से ज़्यादा फिल्में हिट रही। दोनों ने साथ में शराफत, तू हंसी मैं जवां, सीता गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल, चाचा भतीजा, ऐसे न जाने कितनी ही फिल्मों में काम करा जो एक के बाद एक सुपर हिट साबित हुई। पर साल 1973 में आई फिल्म जुगनू जब रिलीज हुई तो फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा के अलावा ललिता पवार, महमूद, प्रेम चोपड़ा, नजीर हुसैन, अजीत और प्राण भी थे। इन सभी ने ऐसा काम करा कि फिल्म सुपर हिट हो गई। फिल्म को प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करा था और प्रोड्यूसर भी वही थे। उस साल ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने महमूद के साथ प्रमोद चक्रवर्ती की दोस्ती का अंत कर दिया। जुगनू रिलीज के बाद महमूद ने अपने दोस्त और डायरेक्टर प्रमोद से कहा कि आपकी सभी फिल्में हिट हैं, लेकिन जुगनू सुपर हिट, क्योंकि जुगनू में घोड़ा ट्रेन से भी तेज दौड़ सकता है। महमूद ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उनका कहना था कि दर्शक वो देखना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर ने महमूद की बातों को गलत मतलब निकाला और ऐसा सोचा कि वो उन पर तंज कस रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। इस फिल्म से धर्मेंद्र का करियर भी एक नई सफलताओं की तरफ बढ़ गया। लेकिन हमारे हिसाब से तो महमूद ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसकी वजह से दोस्ती को खत्म किया जाए। अब भाई डायरेक्टर ने क्या सोचा ये तो वही बता सकते हैं। वेल, आप इस पूरी रिपोर्ट पे क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताएं।
आप देख रहे हैं वन एंटरटेनमेंट अपने दोस्त मेघा के साथ। चलिए आज आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसे जोड़ियों के बारे में बताते हैं जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिल्कुल बकवास और भंगार थी। बॉलीवुड की फिल्में बिना किसी मजबूत ऑन स्क्रीन जोड़ी के असंभव है, जिनका रोमांस चर्चित है। लेकिन आज आपको अच्छी जोड़ी नहीं बल्कि वर्स्ट जोड़ी के बारे में बताएंगे। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी, इनकी जोड़ी विद्रोही रोमांस दिखाने के लिए बनाई गई थी। दुर्भाग्य से शकुन बत्रा की गहराइयों की पटकथा ने प्रशंसकों और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर दिया। दीपिका के ऑन स्क्रीन किस के अलावा इस फिल्म में कुछ भी यादगार नहीं था। ये फिल्म जोड़ी बिल्कुल भंगार साबित हुई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, वास्तविक जीवन की ये जोड़ी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में अपनी फीकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों को निराश करती दिखी। इतने सारे तत्वों के साथ उनकी केमिस्ट्री निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिससे ध्यान खींचा जाए। शिव और ईशा पूरी फिल्म में एक दूसरे से अलग दिखे। अयान मुखर्जी को खराब जोड़ी और अस्वाभाविक संवाद अदायगी के लिए बहुत ज्यादा कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और इनका रोमांस भी कम दिखाया गया। दीपिका और ऋतिक रोशन, ये दोनों बॉलीवुड के हॉट अभिनेता हैं। दीपिका और ऋतिक की जोड़ी का सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर में प्रशंसकों द्वारा बहुत इंतजार किया। स्क्रिप्ट इन दोनों के पक्ष में नहीं थी, जिससे दर्शकों ने पूरी फिल्म में दोनों किरदारों को लगातार एक दूसरे को घूरने के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सलमान और दिशा पटनी, इन दोनों के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था और इस शायद यही वजह है जिसकी वजह से इनके बीच केमिस्ट्री ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। दिशा पटनी सलमान खान के साथ काम करते समय थोड़ी असहज थी और इसी जोड़ी की वजह से सल्लू भाई के प्रशंसक नाराज हो गए और ये फिल्म भी पिट गई। शाहरुख खान और तापसी पन्नू, इन दोनों की जोड़ी डंकी में दिखाई दी थी। केमिस्ट्री की एक बूंद भी नहीं थी इनके रोमांस में। प्रशंसकों ने रोमांस पर ध्यान न देने के लिए फिल्म की आलोचना करी, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें बॉलीवुड के रोमांस के बादशाह शाहरुख थे, लेकिन फिर भी इसमें रोमांस नहीं था। तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और मुख्य सितारों के बीच केमिस्ट्री की कमी थी, जिसकी वजह से ये पिट गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री दिखी, जिसकी वजह से ये फिल्म हिट भी हुई थी। लेकिन टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन से ही गायब थी। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, सम्राट पृथ्वीराज को अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की असफल जोड़ी की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी। प्रशंसकों ने दोनों को स्टार के बीच उम्र के अंतर को बहुत ज्यादा बताया और इसकी आलोचना भी हुई और यही उम्र का अंतर ऑन स्क्रीन रोमांस ना दिखा पाया। प्रभास और कृति सेनन, आदि पुरुष लगभग 700 करोड़ के बजट में भी नहीं और भारतीय फिल्म का एक रिकॉर्ड भी बन गया। इस फिल्म में प्रभास और कृति की केमिस्ट्री एकदम गोल थी, यानी बिल्कुल डब्बा थी। लेकिन ऐसी खबरें थी कि इसमें कृति और प्रभास की जोड़ी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब फिल्म देखी गई तो सब कुछ गोल गोल ही मिला, सब कुछ गायब मिला। ये तो बात हो गई उन जोड़ियों की जिनके बीच में रोमांस नहीं था, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन जोड़ियों की जिनका नाम सुनते ही रोमांस टपकने लगता है उनके नाम से। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो ना ही चलती हैं, लेकिन जब ये जोड़ियां उन फिल्मों में घुस जाती हैं तो फिर वो फिल्में चल जाती हैं। ये रियल से भी ज्यादा रियल लगने वाली जोड़ियां हैं। भाई बात करने वाले हैं हम पहले तो रेखा और अमिताभ की। 80 के दशक का ये वो चेहरा है जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तहलका मचाती थी। उस दौर में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा इसी जोड़ी की होती थी और हो भी क्यों ना, इनकी काफी फिल्में यादगार रहीं। आज भी लोग इन्हें साथ में देखना चाहते हैं। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, नमक हराम जैसे कई सुपरहिट फिल्में हैं जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम करा। इन्होंने करीब 12 साल तक एक दूसरे के साथ काम करा। लोग तो इन्हें देखकर ऐसा समझते थे कि असल में यही दोनों मियाँ बीवी हैं। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर, तेजाब से लेकर राम लखन और बेटा जैसी फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। किसी भी फिल्म में ये जोड़ी साथ नजर आती तो बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल जाती। आज भी इनकी जोड़ी काफी प्रसिद्ध है। करिश्मा और गोविंदा, 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली।
दोनों ने साथ में राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, खुददार, मुकाबला, दुलारा, प्रेम शक्ति और शिकारी जैसी फिल्में करी, सभी सफल रही। काजोल और शाहरुख खान। साल 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ब्लॉकबस्टर बनी। इसमें शाहरुख और काजोल की जोड़ी खूब पसंद की गई और तभी से लोग भी मानने लगे कि ये रियल लाइफ कपल हैं। फिल्म बाजीगर में नजर आए थे, लेकिन डीडीएलजे में इनकी जोड़ी काफी आइकॉनिक बनी। इसके बाद दोनों ने करण अर्जुन, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्में भी करी। वरुण धवन और आलिया भट्ट। 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया इन दोनों ने। आलिया भट्ट और वरुण धवन ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी सुपरहिट फिल्में करी। इनकी जोड़ी हमेशा पर्दे पर सफल रही हैं और लोग इन्हें बार बार देखना चाहते हैं और आजकल के यंगस्टर्स तो इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी करते हैं। तो भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वर्स्ट जोड़ी और रोमांटिक जोड़ी वाला वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन सी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और आप चाहें तो किसी और जोड़ी का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो हम यहाँ पर बताना भूल गए। बॉलीवुड में जब भी कोई पारिवारिक फिल्में बनते हैं उसमें बहू होती है, पति होता है, नंद होती है, नंदोई होता है, ससुर होते हैं, परिवार में छोटे मोटे मेंबर, लेकिन सबसे ज़रूरी जो मेंबर होता है वो होती है सास। अब कई फिल्मों में खड़ूस होती है, कई में ममता की मूर्ति। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बॉलीवुड की 12 सबसे दुष्ट सासों से, जिनसे लोग नफरत भी करते हैं लेकिन उन्हें पसंद भी करते हैं क्योंकि वो सास का किरदार निभाती ही इतना बढ़िया है। आप देख रहे हैं A1 एंटरटेनमेंट मेरे यानी मेघा के साथ। स्वागत आप सभी का। पहले की सासों को वैम्प कहा जाता था, यानी वो वैम्पायर होती थी और बहुओं का खून चूसती थी। तो आज आपको ऑन स्क्रीन वैम्प मदर इन लॉ से मिलवाते हैं, ललिता पवार। अगर बॉलीवुड में कोई बुरी सास का पर्याय है तो वो है ललिता पवार। एक क्रूर सास का किरदार निभाने वाली ललिता पवार से बेहतर आज तक कोई और अभिनेत्री मिली ही नहीं। वो ही थी जिन्होंने कुल्टा, कमीनी, कलमुही, कलंकनी, करमजली और डायन जैसे शब्दों को प्रमुखता से तू मर क्यों नहीं जाती ऐसे शब्द अपनी बहू से कहे। जिस तरह से दर्शक उन्हें अपनी बहू को प्रताड़ित करते हुए स्क्रीन पर देखकर डर जाते, वो उनके अभिनय क्षमता को दर्शाता है। वैसे तो वो अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में अपनी एक आंख खो देने के बाद उन्हें सहायक भूमिका निभानी पड़ी। सास के रूप में उनकी पहली भूमिका कथित तौर पे शांताराम की दहेज फिल्म थी जो 1950 में आई, जिसमें उन्होंने एक डरावनी सास का तमगा ले लिया। इसके बाद जंगली, वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। 100 दिन सास के, एक दिन बहू का, घर संसार और दूसरी कई फिल्में शामिल हैं। ललिता पवार से ज्यादा बढ़िया नहीं तो ज्यादा बेकार भी नहीं, उन्हीं के समकक्ष हैं प्रमिला। प्रमिला को स्टार विक्टोरिया इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। वो कथित तौर पे फिल्मों में अभिनय करने वाली भारत की पहली मिस इंडिया थी। उन्हें अपने सुनहरे दिनों में निडर स्टंट स्टार भी कहा जाता था। उन्होंने न केवल मुख्य अभिनेत्री के रूप में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि 30 से ज्यादा फिल्मों में खलनायिका और क्रूर सास का अभिनय भी किया, जिसमें भिखारन, बिजली, उल्टी गंगा, बसंत और दूसरी शादी जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने अच्छे लुक होने के बावजूद वो सभी तरह की भूमिकाएं निभाने में सहज थी, जिससे उन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। वो पहली प्रमुख महिला फिल्म निर्माता थीं जिन्होंने अपने सिल्वर प्रोडक्शन बैनर के तले 16 फिल्में भी बनाई थी। शशिकला। बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन सास की बात करें तो एक और नाम जो तुरंत दिमाग में घुसड़ जाता है वो है शशिकला का, जिन्होंने आमतौर पे चंचल और चुलबुली महिलाओं का, खलनायिकाओं का किरदार निभाया। अपने अभिनय करियर की शुरुआत मुख्य भूमिका निभाकर की थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे सहायक किरदार भी निभाने शुरू किए। 80 के दशक में उन्होंने सरगम, फिर वही रात, स्वयंवर, ज्योति, अनोखा बंधन, सौतन, इन सभी फिल्मों में ठेठ सौतेली माँ का या सास का किरदार निभाया। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई। बिंदु ने अपने पूरे करियर में बॉलीवुड की कई मशहूर सास के किरदार निभाए। शशिकला की तरह ही करियर ग्राफ होने के बावजूद बिंदु को अपने पूरे करियर में बहुत सारे अच्छे रोल निभाने को मिले।
चाहे वो कॉलेज जाने वाली किशोरी हो, हीरोइन हो, भाभी हो, आइटम गर्ल हो, वैम्प हो, सौतेली माँ हो या फिर विश्वासघाती सास हो, वो हर किरदार में फिट बैठती। मोना डार्लिंग और शबनम ये उनके कुछ याद करने वाले किरदार हैं। इत्तेफाक, दो रास्ते, नीला और दास्तां, इन फिल्मों में उन्होंने बढ़िया अभिनय करा। ज्वालामुखी, पैसा ये पैसा, हिफाजत, बीवी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया, इन फिल्मों में उन्होंने निर्दयी और क्रूर सास का एक बढ़िया रूप दिखाया। घर हो तो ऐसा, आंसू बने अंगारे, छोटी बहू, बनारसी बाबू, इन फिल्मों में वो काफी मॉडर्नाइज सास के रूप में दिखी। मनोरमा, गोल गोल आंखें ऊपर नीचे मटकाने वाली मनोरमा, इन्हें कोई नहीं भूल सकता। ये भी एक बेहद अद्भुत अभिनेत्री हैं जिन्होंने सन की सास, अत्याचारी माँ, इनकी भूमिका निभाई। मनोरमा जो ज़्यादातर एक हाथ में सिगरेट लिए हीरो या फिर हीरोइन पर बुरा जादू करने के लिए तैयार रहती थी, वो तेज़ आवाज़ वाली एक बढ़िया महिला थी। उन्होंने हर उस वैम्प की भूमिका को बखूबी निभाया जो उन्हें निभाने के लिए दी गई। भले ही वो छोटी और मोटी कदकाठी की थी, वे उन खास संवादों को बोलती, अरे बेटी, इतना रुपया और जायदाद का तू अकेली क्या करेगी, ला मुझे दे। उनकी कुछ यादगार भूमिकाएं 10 लाख, 2 कलियां, एक फूल दो माली, कारवा, सीता और गीता, साहिब बहादुर में देखने को मिली। नादिरा बीते जमाने की वो अभिनेत्री थी जो हर तरह की भूमिका निभा लेती थी, चाहे वो महबूब खान की आन में बिगड़ैल और घमंडी राजकुमारी हो, राज कपूर की श्री 420 में माया नाम की अमीर सोशलाइट हो, दिल अपना और प्रीत पराई में ईर्ष्यालु पत्नी हो, या जूली में एक चिंतित माँ हो। असल जिंदगी में अकेला जीवन जीने के बावजूद उन्होंने फिल्म पर जितने भी किरदार निभाए उन सबको जीवंत कर दिया। उनके कुछ किरदार जिसमें निर्दयी माँ और सास की भूमिकाएं शामिल हैं, पाकीज़ा, हंसते जख्म, इश्क इश्क इश्क, आशिक बहारों का, अमर अकबर एंथनी, मामा भांजा, ये फिल्में प्रमुख हैं। ललिता कुमारी, बहुत कम लोग अद्भुत अभिनेत्री ललिता कुमारी को याद कर पाते हैं, जो जिज्ञासु पड़ोसी, दृष्टिकोण वाली अमीर सोशलाइट, क्रूर भाभी और सख्त सौतेली माँ और सास का किरदार निभाने के लिए पैदा हुई थी। दुष्ट और चालाक दिखने के लिए बड़बोली होने के कारण ललिता कुमारी अपनी सभी भूमिकाओं में प्रथम श्रेणी की थी, खासकर जहां उन्होंने स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल या महिला छात्रावास की वार्डन की भूमिका निभाई थी। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिसमें उन्होंने विश्वासघाती सास की भूमिकाएं निभाई। रफ्तार, संकोच, घर की लाज, एक चिट्ठी प्यार भरी, औलाद। शोभा खोटे, अक्सर कम आंकी जाने वाली शोभा खोटे का करियर भी नादिरा, अरुणा ईरानी, शशिकला की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां उन्होंने सीमा, पेइंग गेस्ट, देख कबीरा रोया, अनाड़ी जैसी फिल्मों में सेकंड लीड करे। बाद में उन्होंने सहायक भूमिकाएं भी करी। महमूद के साथ उनकी जोड़ी छोटी बहन, ससुराल, भरोसा, जिद्दी, लव इन टोक्यो इन फिल्मों में हिट रही। बाद में अपने करियर में उन्होंने एक दूजे के लिए, एक दिन बहू का, मोहब्बत, प्यार के 2 पल, स्वर्ग से सुंदर, सौदागर, प्यार हुआ चोरी चोरी, एक लड़का एक लड़की, इन फिल्मों में दुष्ट माँ के साथ साथ सास का रोल भी किया। अरुणा ईरानी, बीते ज़माने की बेहतरीन एक्ट्रेस अरुणा ईरानी एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में 500 से ज़्यादा फिल्मों में 6 दशक तक अलग अलग भूमिकाएं निभाई। बाल कलाकार से लेके मुख्य नायिका तक, बहन से लेकर खलनायिका तक, आइटम गर्ल से लेकर हास्य कलाकार तक, भाभी से लेकर माँ तक, हर भूमिकाएं सब लाजवाब। उन्होंने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी किए, जैसे मवाली, बेटी नंबर 1, हमेशा, छोटे सरकार, लेकिन एक बेहतरीन दुष्ट सास की भूमिका उन्होंने जो निभाई, जो सभी को याद है, वो है इंद्र कुमार की 1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया था। बेटा में उन्होंने लक्ष्मी देवी का एक ऐसा किरदार निभाया जो आज भी हर किसी को याद आता है।
जिस तरह से उन्होंने सौतेली माँ और सास की भूमिका निभाई जो अपने बेटे की दौलत पे नजर रखती है, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बेटा में उनके पुरस्कार विजेता अभिनय ने न केवल उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर मजबूर करा, बल्कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे दुष्ट सास में उनको खड़ा कर दिया। रोहिणी हट्टंगडी। अगर कोई अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी को याद करे तो वो बॉलीवुड फिल्मों में सबसे उत्कृष्ट चालाक और षड्यंत्रकारी सास की रही होंगी, लेकिन उन्होंने कई और काम भी करे। रिचर्ड अटनबरो की गांधी में वो कस्तूरबा गांधी बनी, अमिताभ बच्चन की अग्निपथ में सुहासिनी चौहान बनी, हीरो हीरालाल चालबाज दामिनी, अकेले हम अकेले तुम, जानम समझा करो, लज्जा में उन्होंने एक दुष्ट सास की भूमिका निभाई। कुणिका सदानंद। कुणिका सदानंद, या इन्हें कुनिका के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत खलनायिका की प्रेमिका के रूप में निभाकर करी। फिल्मों में उन्हें अक्सर 1-2 आइटम गाने करने को मिल जाते थे। अपने सुनहरे दिनों में उन्होंने स्क्रीन पर एक दुष्ट बहू की भूमिका भी निभाई थी जो कम कपड़े पहनती, खानदान की परंपरा को मिट्टी में मिला देती। करियर के आखिरी दौर में उन्होंने हीरो की सौतेली माँ का किरदार निभाया। धीरे धीरे प्यार किया तो डरना क्या, हम साथ साथ हैं, दिल ने फिर याद किया, सुनो ससुर जी, शादी करके फंस गया यार, इन फिल्मों में वो मतलबी सास के रूप में दिखी। भला बात करने वाले हैं, आजकल वो कॉमेडी करती हैं, लेकिन एक वक्त पे वो वैम्प हुआ करती थी। भाई उनका नाम है अर्चना पूरन सिंह। ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1987 में नसीरुद्दीन शाह की फिल्म जलवा से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, लेकिन उन्हें बहुत कम आंका गया। उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं करी या सेकंड फीमेल लीड भी करे। उन्होंने युवा सौतेली माँ और खलनायिका की प्रेमिका वाले रोल बहुत अच्छे से करे, जिसमें उन्होंने एक क्रूर वैम्प सास का रोल करा है। वो फिल्में हैं आशिक आवारा, राजा हिंदुस्तानी, मस्ती, इंसान, डॉली की डोली और भी कई फिल्में हैं। लेकिन आजकल ये मैडम कॉमेडी सर्कस में बड़े बड़े ठहाके लगाते दिखते हैं। जरा देखिए कोई अपना सफर कहाँ से शुरू करता है और कहाँ पर खत्म करता है। आपको इनमें से कौन सी सास सबसे ज्यादा डरावनी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार अपने अंदाज के लिए काफी ज्यादा पसंद किए जाते थे। कई बार उनकी बातें बॉलीवुड के सितारों को बुरी भी लग जाती थी। एक बार 70 से 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा भी किया था कि राजकुमार ने उनके लिए एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा था। आज आपको यही बात बताएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहें। स्वागत करती हूँ आपका, A1 एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप और मैं हूँ मेघा। यहाँ जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है उनका नाम है जरीना बहाव। जरीना को ज्यादातर हिंदी से लेकर मलयालम इंडस्ट्री में काम करते देखा गया। इतना ही नहीं, आदित्य पंचोली की पत्नी होने के अलावा उन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम भी बनाया। एक समय ऐसा था जब ऐसी खबर आई थी कि जरीना ने राजकुमार से मुलाकात करी और एक्टर ने उन पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि जब भी राजकुमार लोनी में अपने फार्म हाउस पर जाते तो वो पुणे इंस्टीट्यूट फिल्म से लोगों को बुलाया करते थे। जरीना ने इस बात पर कहा कि हम सब भी वहां पर गए थे और सब सजे धजे थे। तब राजकुमार ने मेरी ओर देखा और एक जातिवादी कमेंट कर दिया। वो मन में सोचने लगी कि मैंने तो अच्छे कपड़े पहने हैं और फिर भी उन्होंने मेरे लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करा। जरीना को यह शब्द सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बात पर जरीना आगे बताती हैं कि जब वो वहां से जा रही थी तो राजकुमार ने उन्हें रोककर उनसे पूछा, आप जानती हो मैं आपके बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? तब जरीना ने उनसे कहा कि नहीं सर। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि मैं वहीदा रहमान को इससे बुलाता हूँ। जरीना ने आगे बताया कि राजकुमार की ये बात सुनकर अचानक से मेरा मूड अच्छा हो गया और उन्होंने मेरी क्या अमेजिंग तारीफ कर दी।
यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरी तुलना वहीदा रहमान से कर दी। मैं इस बात से काफ़ी खुश हो गई। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। और जब जरीना बहाव मुंबई में वहीदा रहमान से मिली, तब जरीना ने वहीदा रहमान से पूछा, क्या मैं आपकी तरह दिखती हूँ? तब वहीदा रहमान ने जरीना बहाव से कहा, हाँ तुम मेरी तरह लगती थी हो। आगे जरीना बताती हैं कि वहीदा रहमान बहुत दयालु थी। हमारे बीच में कोई भी समानता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे खुद के जैसा बताया। लेकिन उस समय पता नहीं राजकुमार ने मेरे में ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने मुझे वहीदा रहमान के जैसा कहा। आपको यह गॉसिप कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सोनम कपूर को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात करते देखा जा सकता है। वो अक्सर इस पर बात करती है। एक बार उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे आज की यंग एज की जो पीढ़ी है वो काफ़ी सीख सकती है। सोनम कपूर आहूजा को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत तो अच्छी नहीं रही क्योंकि उनकी पहली फिल्म सावरिया बुरी तरह पिटी। उसके बाद सोनम ने नीरजा, भाग मिल्खा भाग, संजू जैसी बेहतरीन बायोपिक्स में काम करा। आप देखेंगे ज्यादातर सोनम कपूर ने बायोपिक्स में ही काम करा है। आज आपको सोनम कपूर की उसी बात के बारे में बताएंगे। देख रहे हैं आप A1 एंटरटेनमेंट। स्वागत है आप सभी का। सोनम ने खुलासा करा कि जब वो 16 साल की थी तो इस सिंड्रोम के कारण उनका वजन बढ़ गया था, चेहरे पर बाल आ गए थे। इस सिंड्रोम का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS। लोग उनके चेहरे के बाल पर कमेंट करते और ये कहकर उनका मजाक उड़ाते कि वो अनिल कपूर की बेटी हैं, क्योंकि अनिल कपूर के भी बॉडी पर काफ़ी बाल हैं। सोनम आगे कहती है, ये वो समय था जब आपको सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि वो 16 साल की थी और सभी बुक्स में भी यही कहा गया था कि स्वीट 16। सोनम कपूर ने उन मैगजीन्स के बारे में भी बात करी जिन पर उनके बारे में लिखा गया था कि सोनम के चेहरे पर बाल हैं, दाने निकले हैं। लेकिन सोनम को उस समय प्रेरित करा काजोल ने। उस समय की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक थी काजोल और वो गर्व से अपनी यूनिब्रो को दिखाती थी। काजोल को अपनी यूनिब्रो हिलाते हुए देखने के बाद सोनम कपूर काफ़ी प्रेरित हुई। सोनम कहती है, मुझे याद है उस समय काजोल की भौहें सटी हुई थीं। वो कभी भी अपनी भौहें नहीं बनवाती थी। उनकी माँ ने कहा कि काजोल कितनी बड़ी हीरोइन है, इसको देखो। बस फिर क्या था, इसी चीज़ से सोनम हो गई प्रेरित और उसके अगले साल उन्हें बॉलीवुड के बेस्ट फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने ढूंढ लिया। और जिस समय उनकी मुलाकात संजय लीला भंसाली से हुई तब वो 17 साल की थी। तब उन्होंने फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में काम करा था। ये फिल्म 2005 में आई। उस समय सोनम थोड़ी ओवरवेट हुआ करती थी। इसके बाद सोनम ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, वजन कम करना शुरू करा, हीरोइन बनने पर ध्यान देना शुरू किया और 2007 में संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने सावरिया फिल्म से एक्टिंग शुरू करी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। लेकिन यहीं से सोनम कपूर की जर्नी शुरू हो गई जो आज भी चल रही है। अब सोनम शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी हैं। कई बार ये बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस भी लाइफ को जीने के अच्छे लेसन्स दे जाते हैं, अच्छी बातें बता जाते हैं। भाई आपको भी अगर वीडियो देखने वाले दर्शकों को भी अगर ऐसी ही कोई समस्या है तो वो उससे डरे नहीं, बल्कि उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करें।